नमस्कार पेरेंट्स आज हम बात करेंगे एक बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो 90% पेरेंट्स पूछते हैं कि कितना समय लगेगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक। बच्चा जिनका डायग्नोसिस ऑटिज्म का है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पे है बच्चा, तो पेरेंट्स जानना चाहते हैं कि टूवर्ड्स नॉर्मलसी आने में क्या टाइम लगेगा, कितना एफर्ट डालना पड़ेगा, कैसे होगा। दिस इज ऑल अननोन, ये उन्हें पता नहीं है। दिस इज समथिंग जो पहली बार शायद सुना है, जिसके बारे में इससे पहले कभी सुना नहीं, पता नहीं। सो एवरीथिंग इज नॉट, नथिंग इज नोन, एवरीथिंग इज अननोन, नहीं पता। और जब कोई चीज पता नहीं होती तो डर लगता है, स्वाभाविक है, किसी को भी डर लगता है। आप ऐसे ही अनप्रिपेयर्ड किसी जर्नी पे निकल जाओ तो शंका होती है, डर होता है। देखिए, अगर आपके बच्चे का ऑटिज्म का डायग्नोसिस है, देयर आर सेवरल फैक्टर्स जो प्रोग्नोसिस डिपेंड करता जिस पे प्रोग्नोसिस डिपेंड करता है। और किसी भी बच्चे को पहली बार देख के उसका प्रोग्नोसिस नहीं बता सकते। ऑटिज्म इज अ स्पेक्ट्रम, इट इज मल्टीपल सिम्टम्स। कोई बच्चा कुछ सिम्टम्स दिखा रहा है, कोई बच्चा कुछ सिम्टम्स दिखा रहा है। सो इट इज अ स्पेक्ट्रम। एक बच्चे ने ये किया इसलिए दूसरा भी करेगा, या एक बच्चे ने नहीं किया इसलिए दूसरा भी नहीं करेगा, ऐसे जनरलाइज नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और किसी बच्चे को एक बार आधा घंटा देख के कैसे उसकी जर्नी रहेगी ये नहीं बोल सकते। क्या फैक्टर्स डिटरमिन करते हैं? नंबर 1, लेवल ऑफ ऑटिज्म क्या है, सिवियरिटी जिसको बोलते हैं, माइल्ड है, मॉडरेट है, सिवियर है, लेवल 1 है, 2 है, 3 है। दैट इज वन फैक्टर। नंबर 2, बच्चे की एज क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। अर्ली इंटरवेंशन जिसको बोलते हैं ना, ये जरूरी है। बच्चे जो 3 साल से कम में डायग्नोज हो जाते हैं, जिन पे 3 साल से कम में काम करना शुरू हो जाता है, वी एक्सपेक्ट कि उनका प्रोग्नोसिस बेटर होगा। अर्ली एंड एग्रेसिव इंटरवेंशन इज अ प्रोग्नोस्टिक फैक्टर। यस, इट डज अफेक्ट, बच्चे का प्रोग्नोसिस अफेक्ट करता है। सो किस उम्र में डायग्नोज हुआ है, किस उम्र में आपने काम करना शुरू कर दिया, इससे फर्क पड़ता है। नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट इज बच्चे के स्टिमिंग बिहेवियर्स कितने हैं, सेंसरी इश्यूज कितने हैं। जो स्टीरियोटिपिक रेपिटेटिव बिहेवियर्स हैं, ये एक मेजर हिंड्रेंस होता है बच्चे के ग्रोथ में। बच्चा जंप करता है, बच्चे का सिटिंग नहीं है, बच्चा ऑन द गो रहता है, एक दीवार से दूसरी दीवार चलता जा रहा है, बैठा भी है तो पंखा देख रहा है, कॉर्नर करके उंगलियां देख रहा है, स्टिम कर रहा है बच्चा, तो अटेंशन फोकस लाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए स्टिमिंग को कितनी जल्दी हम रेगुलेट कर सकते हैं उस पर डिपेंड करता है कि बच्चा हमें फोकस देता है कि नहीं, अटेंशन देता है कि नहीं, आई कांटेक्ट देता है कि नहीं। सो अनदर मेजर डिटर्मिनिंग फैक्टर इज स्टिमिंग बिहेवियर्स, सेंसरी इश्यूज। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज बच्चे का रेट ऑफ रिस्पॉन्स, वेरी इंपॉर्टेंट। हम एफर्ट डाल रहे हैं, पेरेंट्स एफर्ट डाल रहे हैं, सब एक स्ट्रीमलाइन पैटर्न में चल रहे हैं, लेकिन बच्चा किस स्पीड पे रिस्पॉन्स दे रहा है, वो कितना ग्रास्प कर पा रहा है। हम रेपिटेटिवली सिखा रहे हैं। देयर आर चिल्ड्रन जो 3-4 महीने में भी स्किल्स अडॉप्ट कर लेते हैं, समझ जाता है उन्हें। बट देन देयर आर सम चिल्ड्रन जिनको साल भर भी लग जाता है। सो दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि बच्चा किस स्पीड से रिस्पॉन्ड करेगा। वो क्या डिसाइड करेगा? अगेन 2 चीजें, एज ऑफ इंटरवेंशन, किस उम्र में आपने काम करना शुरू किया। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इज स्टिमिंग,
जितनी जल्दी आप बच्चे का स्टिमिंग रेगुलेट करके उसको आपने उसका फोकस, उसका अटेंशन जो आप सिखाना चाह रहे हैं उस पे आप ले आए, दैट डिटर्मिन्स कि बच्चा कितना प्रोग्रेस करेगा, राइट? सो बेसिकली जब एक ऑटिज्म का बच्चा आता है, दो चीजें हम असेस ज्यादा करते हैं. एक, what are the sensory issues, what are the stimming repetitive behaviors, कितना है, कितना काम करना है. और दूसरा, बच्चे का कॉग्निशन किस लेवल पे है, कॉग्निटिव स्किल्स कितने अच्छे हैं, समझ, बेसिकली व्हाट आई मीन इज समझ, राइट? और जो स्टिमिंग पे काम करने के मल्टीपल एक्सरसाइजेस है, डिपेंडिंग बच्चा किस फॉर्मेट में स्टिम कर रहा है, विजुअल कर रहा है, टैक्टाइल कर रहा है, ऑडिटरी कर रहा है, ऑल्फैक्टरी कर रहा है, कौन सा सेंस ऑर्गन अपना स्टिमुलेट कर रहा है, उसके बेसिस पे एक्सरसाइजेस डिसाइड होती है. एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बच्चे की स्टिमिंग पे काम करें. सिर्फ ये बोल देना कि बच्चे की समझ बढ़ा दो, बच्चे की स्टिमिंग अपने आप कम हो जाएगी, ऐसा नहीं होता. समझ बढ़ाने के लिए बच्चे का फोकस चाहिए, बच्चे का अटेंशन चाहिए, उसके लिए स्टिमिंग पे काम करना पड़ता है. अपने आप नहीं ठीक हो जाएगा, उसको आएगा जाएगा, आएगा जाएगा. तो एक रेगुलेशन चाहिए, एक कंट्रोल चाहिए, एक स्टेबिलिटी चाहिए, तो उसके लिए सेंसरी वर्कअप देना पड़ेगा. सो दैट इज द फर्स्ट टारगेट ऑलवेज. आई हैव सीन चिल्ड्रन क्लासिक ऑटिज्म, मैं वर्चुअल ऑटिज्म की भी बात नहीं कर रही, मैं क्लासिक ऑटिज्म की बात कर रही हूं. जब बच्चा 3 साल पे आया था, ही वॉज मॉडरेट टू सिवियर का डायग्नोसिस था, और आज एक नॉर्मल स्कूल में एक वेरी फंक्शनल चाइल्डहुड वो बच्चा जी रहा है. रिसेंटली वाडिया में टेस्ट करा के आया, ही इज ऑलमोस्ट 9 नाउ, अभी 9 साल का हो गया है, बॉर्डर लाइन है वो, राइट? इतना रिकवर कर गया वो बच्चा, जिसका 3 साल में मॉडरेट टू सिवियर का डायग्नोसिस था. सो इट क्या कम हुआ? पहले स्टिमिंग कम हुआ, स्टिमिंग कम हुआ, बच्चे का रिस्पॉन्स इंप्रूव हुआ, वो ज्यादा अपने एनवायरनमेंट से कनेक्ट करना शुरू किया, देखने लगा अच्छा ये ऐसे कर रहा है, माँ वैसे कर रही है, बाई ऐसे कर रही है, उनको देख के कॉपी करने लगा, लोग क्या बात कर रहे हैं उस पर उसका ध्यान गया, वर्ड्स जो माँ सिखा रही थी वो ग्रास्प करने लगा. एक लैंग्वेज, एक फंक्शनल लैंग्वेज उसने डेवलप की है. नाउ वो 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है, ही इज इन 3rd स्टैंडर्ड, 9 साल का है, तीसरी में पढ़ रहा है, राइट? तो मैं ये नहीं कह रही कि है, अभी भी उसके एकेडमिक्स में कभी कभी प्रॉब्लम होती है, बोर्ड से लिखा नहीं, प्लेग्राउंड में किसी बच्चे को पुश कर दिया, थोड़ा बहुत अप डाउन्स चल रहे हैं, बट बहुत ही फंक्शनल, बहुत ही अच्छा चाइल्डहुड वो बच्चा जी रहा है, राइट? सो सिवियर से नॉर्मल भी होते हैं, बट ऐसे भी केसेस देखे हैं जो माइल्ड का डायग्नोसिस था, लेकिन फिर माइल्ड में ही है अभी भी. सो बहुत मैटर करता है कि हम बच्चे को जल्दी से जल्दी उस पे काम करें, बच्चे के स्टिमिंग पे जरूर काम करें, ताकि वो अपने से निकले, जो वो खुद में केंद्रित है उससे निकले और आसपास को नोटिस करना शुरू करे. और तीसरी चीज, बच्चे की समझ बढ़े, कॉग्निशन बढ़े, कोई क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या बोल रहा है, इस चीज का क्या यूज है, मुझे बुला रहे हैं तो हाउ एम आई सपोज टू रिस्पॉन्ड. धीरे धीरे करके उनके कॉग्निटिव स्किल्स बढ़े. एक माँ का यही एम होता है कि मेरा बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाए, तो वो ही फोकस होता है कि सेंसरी रेगुलेट करो, स्टिमिंग रेगुलेट करो, कॉग्निशन पे काम करो, बच्चे को अपने एडीएल्स में जितना इंडिपेंडेंट कर सकते हो उतना इंडिपेंडेंट करो. और अकेडमिकली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अकेडमिकली उसको जितना खींच सकते हो, जो भी बच्चे की एबिलिटी है, जो भी उसका लेवल है, वहां से उसे अकेडमिकली जरूर काम करना, जरूर उठाना. हम पेरेंट्स, हम लोग इतना फोकस करते हैं, स्पीच नहीं आ रही, बोल नहीं रहा, क्लियर नहीं बोल रहा, लैंग्वेज नहीं आ रही, अकेडमिक्स छोड़ देते हैं. मत करिए.
60% of the children who are on the spectrum like academics, उन्हें किताबें, उन्हें पढ़ाई, उन्हें अच्छी लगती है. कितने बच्चे हाइपरलेक्सिक होते हैं, 3 साल की उम्र में पढ़ना सीख जाते हैं. दे आर रीडिंग बुक्स. ठीक है, समझ नहीं पाते क्या पढ़ रहे हैं, बट दे आर रीडिंग. एक स्किल है ना जो भगवान ने दिया है, तो उसको छोड़ना नहीं. उनकी रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक, मैथ्स, जनरल नॉलेज, एबिलिटीज को प्लीज उस पे भी काम करना, क्योंकि पढ़ाई भी तो समझ बढ़ाने का ही एक तरीका है. पढ़ाई बढ़ेगी तो कॉग्निशन इंप्रूव होगा. पढ़ाई को कैसे छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ना है. नो, आप समझ रहे हैं? सो इट इज, ये पैरामीटर्स हैं. सेंसरी रेगुलेशन, कॉग्निशन, समझ बढ़े और पढ़ाई पे फोकस करें. दिस इज हाउ इट गोज. एंड पेरेंट्स, ये एक जर्नी है. 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में ऐसा नहीं होता. हाँ, 1 साल में आपका बच्चा सिवियर से माइल्ड में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है. इट हैपन्स. उसका लेवल ऑफ प्रोग्रेस बहुत अच्छा हो सकता है, बिल्कुल. लेकिन इट इज अ जर्नी. जैसे जिस बच्चे का मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूं, वो 9 साल का है. अभी जब वो एक टीनेजर होगा, 12, 13, 14 साल का होगा, एक सेट ऑफ इश्यूज आएंगे जिसको हमें हैंडल करना है. प्यूबर्टी में जब जवानी आएगी उसकी, तो एक सेट ऑफ हार्मोनल इश्यूज, बिहेवियरल इश्यूज, गुस्सा, वो सब दिखता है बच्चों में. तो फिर उस पे काम करना पड़ता है. तो एक जर्नी के जैसे इसको लीजिए. दिस इज नॉट एन एग्जाम. इसमें परिणाम से ज्यादा महत्व आपका टारगेट क्या है वो तो पता है, बट वहां पे पहुंचने का जो रास्ता है ना, वो आपको एंजॉय करना है. आप उसको एज अ पनिशमेंट लेंगे ना, तो आप काम नहीं कर पाएंगे. यू हैव टू एंजॉय दैट जर्नी. द डेस्टिनेशन, वो डेस्टिनेशन तो हम सबको पता है. हर माँ की क्या उम्मीद है, क्या आकांक्षा है, हर माँ जानती है. बट आपको वो जर्नी एंजॉय करनी है. वो रास्ता, वहां तक पहुंचने में जो आपने संघर्ष किया, वो आपको, दैट इज व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. वो डेस्टिनेशन पे आप पहुंच जाएंगे. कुछ बच्चे जल्दी पहुंचते हैं, कुछ बच्चे लेट पहुंचते हैं, लेकिन दैट जर्नी इज वेरी इंपॉर्टेंट. राइट? सो आई ऑलवेज टेल माई पेरेंट्स, यू प्लीज टेक 1 डे एट अ टाइम. एक दिन जियो एक समय पे. वो बड़ा होके क्या करेगा, वो कमाएगा कि नहीं, वो इंडिपेंडेंट होगा कि नहीं, वो जॉब कर पाएगा कि नहीं. 1 डे एट अ टाइम. कल क्या करेगा, कल मुझे उसको 1, 2, 3, 4 करवाना है. 1 डे एट अ टाइम, ऑलवेज. वरना आपको सिर्फ आगे का सोच के आप सिर्फ चिंतित रहेंगे. आपको चिंता नहीं करनी, आपको चिंतन करना है. राइट? सो डोंट, बहुत आगे का मत सोचिए. जब हम उस रास्ते पे चलते हैं ना, बहुत समय तक हमें लगता है हम अकेले चल रहे हैं, और अकेले चलना पड़ता है. मेरी माँ जब मेरे भाई पे काम करती थी, मैं आपको बता रही हूँ उस घर में क्या होता था. मेरे फादर आर्मी में थे, वो अपनी पोस्टिंग्स पे थे, हम लोग नागपुर में रहते थे. मेरे घर में मेरे भाई पे क्या संघर्ष हुआ है, कितनी मेहनत हुई है ना, वो एक मैं जानती हूँ, और एक मेरे घर की 4 दीवारें जानती हैं, बस. और कोई नहीं जानता कि उस घर में क्या होता था, कितना एफर्ट उस बच्चे पे डाला जाता था. और किसी को जानने की जरूरत नहीं है, हमें पता है ना. हमारा कॉन्शियस जानता है कि हम अपने बच्चे के साथ क्या कर रहे हैं. राइट? और वो जानता है, भगवान देखता है. और एक समय आता है जब वो इतना खुश हो जाता है आपकी मेहनत से कि वो लिटरली आपको गोद में उठा के आपके टारगेट पे, आपके डेस्टिनेशन पे पहुंचा देता है. एक दिन होता है कि आपको लगता है कुछ सही नहीं हो रहा, और अगले दिन ऐसा होता है, अरे इट्स अ मिरेकल, ये कैसे हो गया. ये होता है, ये तो मैंने बहुत बार देखा है अपने घर में होते हुए. बट उसके लिए पहले बहुत समय तक बिना किसी रिजल्ट के काम करते रहना पड़ता है. पहले कुछ साल तो ऐसा, कुछ समय तो ऐसा लगता है कि हम
किसी पत्थर पे सर मार रहे हैं, ऐसा लगता है। हम इतना इनपुट डाल रहे हैं, आउटपुट कंपैरेटिवली कुछ भी नहीं आ रहा, बट वो हमेशा ऐसा नहीं होता, नहीं होता। इट इज नॉट ऑलवेज लाइक दैट। वो एक फेज होता है, हर बच्चे का होता है, किसी का कम समय का होता है, किसी का ज्यादा समय का होता है। तो वो सबको उस दौर से गुजरना पड़ता है, राइट? सो प्लीज इंजॉय दिस जर्नी। और बहुत जब एक माँ काम करती है ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बहुत श्रद्धा से, कन्विक्शन से काम करें। कन्विक्शन ऑन योर सेल्फ, अपने पे श्रद्धा और भगवान पे श्रद्धा। अपने पे क्या श्रद्धा कि मैं एफर्ट डालूंगी तो मेरा बच्चा ठीक होगा, उसका कल्याण होगा। और खूब श्रद्धा भगवान पे कि हाँ, ये देख रहा है, ही इज वॉचिंग। और जरूरत जब होगी, जब बिल्कुल एक लेवल हो जाएगा, वो खुद ही आ जाएगा आपकी मदद के लिए। बट उससे पहले बहुत मेहनत करनी है, ठीक है पेरेंट्स? सो एंजॉय द जर्नी। आई टेल माई मदर्स दिस, आप एक प्लेजर बुक बनाओ, एक नोटबुक, एक डायरी बनाओ, और रोज लिखो, उसमें डेट के साथ लिखो कि आज ये डेट है, आज मेरे बच्चे ने ये चीज अच्छी की। चाहे वो बिहेवियर हो, चाहे वो कोई एडीएल हो, चाहे वो कोई स्पीच रिलेटेड हो, कोई एक्टिविटी हो, कोई इमिटेशन हो, शांति से बैठा हुआ था, स्टिम नहीं कर रहा था, मैंने उसको बुलाया तो उसने तुरंत, जो आपको याद है पॉजिटिव, वो लिखिए। और जिस दिन आप बहुत लो फील कर रहे हैं ना, होते हैं निराशा के बहुत समय हम गुजारते हैं, जब आप निराशा में हैं, जब आप डिसअपॉइंटेड बैठे हैं, तब वो बुक, वो किताब निकाल के पढ़िए। तब आपको उसमें दिखेगा कि नहीं, पहले ये नहीं करता था, अब कर रहा है। अच्छा, पहले ये भी कैसा करता था, आजकल ऐसा नहीं कर रहा है। तो आपको उसकी प्रोग्रेस दिखेगी। तो वो जो निराशा के बादल है ना, वो छट जाएंगे, एंड यू विल अगेन फील मोटिवेटेड। आपको लगेगा कि नहीं, हो रहा है, हो रहा है, गाड़ी चल रही है आगे, ठीक है, बहुत स्पीड में नहीं चल रही बट चल रही है। और इसको चलाना ऑफ कोर्स माँ की ही जिम्मेदारी है। मैं चलाऊंगी, कल मैं उठूंगी फिर से, लग जाऊंगी मैं अपने बच्चे के साथ, राइट? सो वो प्लेजर बुक जरूर बनाइए एंड एंजॉय दिस जर्नी, एंजॉय इट। तभी डोंट वर्क सीरियसली, नो, वर्क सिंसियरली बट नॉट सीरियसली। एंजॉय दिस जर्नी। ये एक मौका है आपको खुद को, सिर्फ उस बच्चे को नहीं संवारना है, खुद को और अपनी पूरी फैमिली को संवारना है उसके साथ। और जब वो पूरी फैमिली उस बच्चे के साथ लग जाती है ना, तो वो खुद ही आगे बढ़ जाते हैं। हमें लगता है कि हम अपना इतना इंपॉर्टेंट काम छोड़ के, मैंने अपना जॉब सैक्रिफाइस कर दिया, आई वॉज अ वर्किंग लेडी, मैंने छोड़ दिया। लेट मी टेल यू, इस बच्चे पे काम करके जब आप बूढ़े हो जाएंगे ना, वॉट यू विल गेन इज मच मोर देन जो आपको उस जॉब से मिलता। ये तो मैंने अपनी मम्मी का टेस्टिमनी देखा है। सो आई नो वॉट शी वॉज, एंड अब शक्ति के साथ काम कर करके हाउ अवर एंटायर फैमिली हैज ग्रोन, आई हैव ग्रोन। सो वर्क विद देम। एक भगवान की जैसे हम श्रद्धा से हाथ जोड़ के एक पत्थर की मूर्ति को हम भगवान बना देते हैं ना, ये भी भगवान ही है, ठीक है? तो बहुत श्रद्धा से काम कीजिए इनके साथ, and you will get phenomenal results, right? So what is important is the journey. The journey is very important and must be enjoyed, right? जब आप वो जर्नी इंजॉय करने लगेंगे ना, आप नहीं पूछेंगे और कितना समय, और कितना समय, कब होगा, कब होगा, नहीं। फिर आप खुशी खुशी उस पाथ पे चलेंगे। सो बहुत श्रद्धा के साथ अपने बच्चों पे काम कीजिए, राइट पेरेंट्स? ऑल द बेस्ट। Share this video, like it, subscribe to our channel, and let the Shakti spread. Vijay Bhava, Tatha Astu. Namaskar.